सो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एक्सपर्ट। तो आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम। और इसका एक वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ, लेकिन उसके अंदर टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन ही डाले थे। लेकिन आज हम बाकी के जो क्वेश्चन है उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं बेटा, ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है ये हमें हमारे बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स दिलवाएगी। तो इसलिए इसको अपने को बड़े ही ध्यान से करना है, ठीक है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम या बेस थ्योरम क्या होती है। और एक चीज़ और, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पिछले वीडियो का, वो वीडियो ज़रूर देखें आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि आज का जो मोटिव है वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाना है, लेकिन फिर भी एक बार जो पहले बार इस वीडियो पे आए हैं उनको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैं हल्का फुल्का बेसिक बता देता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर आपको कुछ इवेंट्स दिख रही हैं, जैसे मान लो E1 दिख रहा है, E2 दिख रहा है, E3 दिख रहा है, EI और EN। EI का मतलब 3 से लेकर N के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये जो I है, ठीक है ना। तो इसमें देखो, सबसे पहली चीज़ें 2 चीज़ें ध्यान रखने वाली है। पहली बात, ये जो E1, E2 और ये EN तक जो इवेंट्स हैं ये सारी की सारी एक्सक्लूसिव इवेंट है। आपको पता होना चाहिए कि एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन सी होती हैं, ठीक है ना। एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब होता है कि इन सभी का अगर मैं इंटरसेक्शन करूं, इंटरसेक्शन EI इस तरह से लिखता हूं, ये जो इंटरसेक्शन है वो सारा का सारा फाई आएगा, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट। फिर इसके बाद जो चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए कि ये जो E1, E2 और EN तक जो इवेंट है ये सारी की सारी एग्जॉस्टिव होनी चाहिए। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है कि इनका यूनियन जब आप करोगे, दैट यूनियन विल बी इक्वल टू S का मतलब सैंपल स्पेस। तो ये 2 कंडीशन फॉलो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो अपनों ने 2 थ्योरम्स पढ़नी है बेटा। पहली जो हमारी थ्योरम है वो है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। देखो, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में क्या होगा, कब आपको अप्लाई करनी है, तो इस तरह से आपको कुछ मेन इवेंट्स गिवन होंगी, ये सारी की सारी मेन इवेंट्स है। और ये जो ए है वो आपको एक सब इवेंट गिवन होगी, इसको बोलते हैं सब इवेंट। मतलब ये जो ऊपर इवेंट्स गिवन है ये वाली, इनके होने के बाद ये वाली जो इवेंट है वो होगी, इसलिए इसको बोलते हैं सब इवेंट। तो देखो बेटा, अगर आपको ये बोला जाए कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या बोला जाए, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो उस केस के अंदर आपको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज करनी है। कैसे करोगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज? देखो बेटा, इस ए तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर वाली जो इवेंट्स गिवन है ना, ये वाली, इनमें से कोई ना कोई इवेंट सिलेक्ट करनी पड़ेगी। और एक्चुअल में कोई ना कोई नहीं, सभी को सिलेक्ट करना पड़ेगा 1 बाय 1। सपोज मैंने पहले इस E1 को सिलेक्ट किया, तो जब मैं बात करूंगा E1 को सिलेक्ट करने की, तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा P ऑफ E1। अब हुआ क्या बेटा, अब मैं इस E1 के अंदर एंटर कर चुका हूं। फिर इस E1 के अकॉर्डिंग मुझे देखना है कि इस A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मतलब ये हुआ, ये जो E1 है वो गिवन है और ये जो A है वो आप फाइंड कर रहे हो। तो अपने इसको ऐसे लिखते हैं P A बाय E1, इस तरह से लिखा जाता है। समझ गए बात? ये अपने को गिवन है और ए आपने फाइंड कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट, E1 के रिस्पेक्ट। अच्छा, इसी तरह से आपको आगे करेंगे तो अगला केस बनेगा बेटा, हो सकता था E2 के रिस्पेक्ट ए आ जाए। तो अगर E2 के रिस्पेक्ट ए आएगा तो मतलब P ऑफ E2 मल्टीप्लाई बाय P ऑफ A बाय E2, इस तरह से। और इसी तरह से लास्ट इवेंट जो है हमारी वो है P ऑफ EN मल्टीप्लाई बाय P ऑफ A बाय EN। इसको बोला जाता है बेटा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। और ये डिवाइड में लिखने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो उठाया गया है बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से।
और आपको पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। और अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है या फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आया है, वो नीचे आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किस तरह से उसको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में बेटा हमने पढ़ा कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कब अप्लाई की जाती है, जब हमसे इस सब इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है तो अपने क्या अप्लाई करते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम अप्लाई करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा बेस थ्योरम की, कि ये बेस थ्योरम कब अप्लाई की जाती है। देखिएगा, अगर बात करें बेस थ्योरम की, तो बेस थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको ये बोला जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। देखो अब यहां पे E1 हो सकता है, E2 हो सकता है, E3 हो सकता है, En हो सकता है। मैंने एक रैंडम वैल्यू EI ले ली। प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इफ A इज गिवन। दोनों में फर्क समझ आ रहा होगा बेटा आपको। ये जो ऊपर था टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, इसमें हमें A की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, इसमें हमें A गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट दोबारा बनेगी बेटा इसकी P। देखो A हमें गिवन है तो अपॉन में आएगा A, और EI की प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट कर रहे हो तो यहां आएगा EI। फॉर्मूला होता है बेटा लाइक आउटकम ओवर टोटल आउटकम। तो मैं एक बार आपको लाइक आउटकम दिखा दूं। देखो EI जो होगा वो यहां आएगा बेटा। भाई अगर मैं EI के लिए बनाऊं तो ऐसे बन जाएगा PEI मल्टीप्लाई बाय PA बाय EI। तो ये हो गया आपका लाइक आउटकम। जो यहां पर आ रहा है ना वो लाइक आउटकम है। मान लो 1 आता तो मैं ये 1 वाले को लेता, अगर यहां पे 2 आता तो मैं 2 वाले को लेता, अगर 3 आता 3 वाले को लेते। फिलहाल मैंने यहां पर I लिया हुआ है, देखो ये रहा I। तो अपना जो लाइक आउटकम है वो I वाला है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, लाइक आउटकम ओवर टोटल आउटकम। ये फॉर्मूला रहता है बेटा टोटल आउटकम। तो मतलब मैं इसका फॉर्मूला क्या अप्लाई करूंगा, इसका फॉर्मूला अप्लाई करूंगा बेटा, ऊपर आ जाएगा लाइक आउटकम ये वाला, ये वाला। तो ऊपर आएगा P ऑफ EI मल्टीप्लाई बाय P ऑफ A बाय EI, डिवाइड हो जाएगा बेटा टोटल प्रोबेबिलिटी से, मतलब P ऑफ A से। ये कॉन्सेप्ट है बड़ा सिंपल सा, इसको बोला जाता है बेस थ्योरम। ये हमारी बेस थ्योरम है, समझ गए। तो मैं आपको इसी हिसाब से समझाने की कोशिश करूंगा अगले क्वेश्चन। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले मैं आपको उसी तरह से समझाने की कोशिश करता हूं विद डायग्राम। देखिएगा, सबसे पहला काम है आपको मेन इवेंट देखनी है कौन सी है। तो मैं यहां पर बना देता हूं बेटा ये वाली दोनों मेन इवेंट्स, जो भी होंगी वो मुझे अभी फाइंड आउट करनी है। अच्छा, फिर एक है बेटा इनकी सब इवेंट। तो वो जो सब इवेंट है वो यहां पर है, ये लो, ये सब इवेंट है। दोनों के रिस्पेक्ट एक इवेंट आपको गिवन होगी, उसको बोला जाएगा सब इवेंट। चलो अब मैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ता हूं और फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं कि E1 क्या है और E2 क्या है। यहां लिखता हूं E1, यहां लिखता हूं E2 और यहां लिखता हूं A। रीड डाउन द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। अ लेबोरेटरी टेस्ट इज 99% इफेक्टिव। फिर आगे दिया हुआ है डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिसीज व्हेन इट इज in fact present. However, the test yields a false positive results for 0.5% for the healthy person tested. फिर आगे एक चीज दी हुई है 0.1% of the population actually has the disease. What is the probability that a person has the disease given that his test is positive? ध्यान दीजिए बेटा, वो ऐसे बोल रहा है
सबसे पहले यहां पर बात करता हूं, ये इवन हो गया बेटा पॉपुलेशन दैट हैज डिजीज एक्चुअली, जिनको एक्चुअल में डिजीज है, ये तो वो हो गए लोग। और ये जो E2 है, इस E2 का मतलब है पॉपुलेशन विच इज हेल्थी, मतलब जिनको डिसीज नहीं है, ये वो वाली पॉपुलेशन है। फिर बोलता है बेटा इनमें से एक बंदा सिलेक्ट किया जाता है। बंदा सिलेक्ट करने से क्या मतलब है कि इनमें से कोई भी एक पर्सन वो चूज करते हैं, चूज करने के बाद उसकी रिपोर्ट करवाते हैं, ठीक है ना। इनमें से एक पर्सन चूज किया जाता है, उसकी रिपोर्ट करवाई जाती है, और वो जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आती है। तो ए इवेंट हो गई, रिपोर्ट इज पॉजिटिव। ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। यहां पर मैं आपको स्टेटमेंट लिखी हुई भी बताता हूं, देखो। ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिसीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट। जब ये वाक्य में ही प्रेजेंट है तो 99% ये जो रिपोर्ट है वो सही रिजल्ट देती है। और फिर आपको यहाँ पे बोला हुआ है, देखो, द टेस्ट ऑल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्थी पर्सन टेस्टेड। मतलब इफ अ हेल्थी पर्सन इज टेस्टेड देन विद प्रोबेबिलिटी 0.05 द टेस्ट विल इम्प्लाई ही हैज द डिजीज। समझ गए ना बात? मतलब कि वो क्या कह रहा है कि अगर उसको डिसीज नहीं थी ना, तो भी 0.05 बार ऐसा होता है कि रिपोर्ट गलत आ जाती है, उसको मतलब उसकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ जाती है, ये मतलब हुआ। तो सबसे पहले देखो मैं यूज़ करता हूँ मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, तो इसमें मैंने आपको साफ साफ बोला था बेटा कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम जब आप लगा रहे हो तो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, है ना। तो मैंने यहां पर किया प्रोबेबिलिटी दैट द रिपोर्ट इज पॉजिटिव, ठीक है बेटा। तो मैं यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, P ऑफ A। सबसे पहले अपने एंटर करेंगे E1 के अंदर। यहां पर जब अपने E1 में एंटर करेंगे तो यहां मैंने लिख दिया बेटा P ऑफ E1, मतलब अब मेरे पास वो लोग हैं जिसको सच में वो डिसीज थी, ठीक है ना। तो जब इसमें सब सच में ये डिसीज थी तो मतलब मैंने यहां से एक बंदा उठाया और उसकी रिपोर्ट करवा डाली, ये A इवेंट हो गई। अब ये जो रिपोर्ट पॉजिटिव आती है उसके क्या चांसेस हैं? गिवन है 99%। तो मतलब P ऑफ E1, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा रिपोर्ट इज पॉजिटिव व्हेन E1 इज गिवन, है ना, इस तरह से। फिर हो सकता था मैंने जो बंदा सिलेक्ट किया वो इसमें से सिलेक्ट किया हो, तो मतलब P ऑफ E2 आ गया यहाँ पे। अच्छा, फिर ये बंदा सिलेक्ट किया, इसको दोबारा मैं रिपोर्ट करवाने लेके गया और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, मतलब इसको मैं क्या लिखूंगा? रिपोर्ट इज पॉजिटिव व्हेन ही डज नॉट हैव द डिसीज, इस तरह से, ठीक है ना। अब मैं अगर इसकी वैल्यू पुट करूं बेटा तो P ऑफ E1 है बेटा 0.1%, ये गिवन है बेटा। देखो यहां पर आपको, यहां देखिए 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैव द डिसीज। चलिए अगला जो वैल्यू है ये वाला, इसको समझने की कोशिश करते हैं। P ऑफ A बाय E1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 इज गिवन, मतलब कि रिपोर्ट इज पॉजिटिव व्हेन दे एक्चुअली हैव द डिसीज। तो रिपोर्ट कितनी कारगर थी? 99% कारगर थी, तो यहां पर आएगा 99/100। फिर बीच में प्लस लगा हुआ है बेटा, प्लस। अच्छा, फिर P ऑफ E2 की मैं बात करता हूं। P ऑफ E2 का मतलब पॉपुलेशन विच इज हेल्थी या डज नॉट हैव द डिसीज। तो बच्चे देखो, अगर ये वाली जो पॉपुलेशन है वो 0.1% थी, तो क्या ये 0.9% नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी। तो यहां आ गया बेटा 0.9/100,
और अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू का क्या मतलब हुआ, प्रोबेबिलिटी दैट द रिपोर्ट इज पॉजिटिव व्हेन ही डज नॉट हैव द डिजीज, मतलब रिपोर्ट पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी जब उसको डिजीज नहीं थी। तो कितने बार ऐसा होता है, देखो ये दिया हुआ प्रोबेबिलिटी 0.005, तो यहां आ जाएगा बेटा 0.005। इस तरह से मैंने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पुट कर दी। अब कैलकुलेशन करने पर क्या आएगा, देखिए 0.01035, ठीक है ना बेटा। अब आप थोड़ा सा चेकआउट करो भाई, क्या क्वेश्चन में आपको यही बोला था क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉजिटिव रिपोर्ट, ऐसा तो नहीं बोला। देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिसीज गिवन दैट दिस टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। मतलब आपको इसके बारे में नहीं पूछा, आपको जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो इसकी करनी है या फिर इसकी करनी है ना। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसने कहा है ये तो गिवन है, तो मतलब कि हमें हमारी अगली थ्योरम लगानी पड़ेगी जो कि थी बेस थ्योरम। तो जब अपने बेस थ्योरम यहां पर अप्लाई करते हैं तो अपने यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, चलिए बेस थ्योरम भी अप्लाई करके दिखाता हूं आपको। बेस थ्योरम वो बोल रहा है बेटा, इफ देखिए इफ रिपोर्ट इज पॉजिटिव, ये तो पता लग गया आपको रिपोर्ट पॉजिटिव है, देन प्रोबेबिलिटी दैट he actually have the disease ये आपसे पूछा गया है। तो बेटा बड़ा सिंपल सी बात है कि वो बोल रहा है रिपोर्ट पॉजिटिव है, इस चीज का पता है, तो ए नीचे आएगा। और एक्चुअली हैव द डिजीज मतलब ये वाला इवन, इस इवन की बात हो रही है, ये इवन आएगा बेटा ऊपर। तो बच्चे मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था लाइक आउटकम ओवर टोटल आउटकम। लाइक आउटकम में कौन सा, ये वाला, टोटल आउटकम में कौन सा, ये वाला। मतलब आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा 0.001 मल्टीप्लाई बाय 0.99 डिवाइडेड बाय 0.001035। तो आंसर आएगा 0.956 अप्रोक्स। बाकी आप कैलकुलेशन थोड़ी सी चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं, कोशिश करता हूं ऐसे ही समझाने की, थोड़ा वीडियो लेंदी हो सकता है, बस ध्यान से देखिएगा आप लोग। हमारा मेन मोटिव है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, दैट्स ऑल। देखिए बेटा क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में आपको पता लगेगा देयर आर 3 कॉइन्स। देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि वहां पर 3 कॉइन्स हैं, तो मतलब मेरे पास 3 इवेंट है, मेन इवेंट जो है वो 3 है। ये लीजिए, तो अपने पास 3 इवेंट है। मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं इवन। इवन का मतलब है फर्स्ट कॉइन, या फिर इसका नाम यहां पर लगा हुआ है बेटा डबल हेडेड कॉइन। डबल हेडेड कॉइन मतलब जिसमें दोनों तरफ ही हेड है ना। फिर E2, इस पर लिखा हुआ है बायस्ड कॉइन। बायस्ड कॉइन का मतलब होता है जिस पर हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होती। और तीसरा अपने पास है E3 जो कि है अनबायस्ड कॉइन। अनबायस्ड कॉइन का मतलब है जिस पर हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, ठीक है ना बेटा। फिर आगे देखो क्या बोलता है, ये पढ़ते हैं क्वेश्चन को, 1 मिनट रुकिएगा। यस बेटा आगे पढ़ो क्वेश्चन। ये बोलता है 1 इज अ 2 हेडेड कॉइन, या वही सब कुछ दे रखा है। देखो अब आगे देखो, 1 ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस और इट शोज हेड। वो बोलता है कि इन तीनों में से कोई एक कॉइन चूज कर लिया
चूज करने के बाद वो जो रिजल्ट देता है ना, वो रिजल्ट देता है हेड। तो मतलब कि दोबारा वही बात है, आपको इन तीनों में से एक इवेंट निकालनी है। वो कुछ इस तरह से दी हुई है बेटा, इन तीनों में से कोई भी एक कॉइन आपको चूज करना है और वो जो रिजल्ट देता है वो रिजल्ट आपके पास आता है हेड। तो यहां पर अपने जो रिजल्ट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ये इवेंट ए है और इसका मतलब है हेड अपीयर्स। ऐसा मैं नहीं बोल रहा बेटा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है आपका, जो क्वेश्चन में बोला हुआ है मैंने वही लिखा है। समझ गए बात। अब यहां पर देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड कॉइन। इट वाज द टू हेडेड या डबल हेडेड कॉइन, है ना, मतलब इसके बारे में पूछ रहा है। तो मैंने आपको दो चीजें बताई, अगर वो मेन इवेंट के बारे में पूछ रहा है देन हमें थ्योरम लगानी है बेस थ्योरम, और अगर वो सब इवेंट के बारे में पूछ रहा है तो अपने को थ्योरम लगानी है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम ओनली, है ना। फिलहाल वो इसके बारे में पूछ रहा है मेन इवेंट के बारे में, तो टोटल तो लगानी पड़ेगी, साथ में ये भी लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए लगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में क्या करोगे, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग बेटा मुझे फाइंड करना होगा ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। मुझे हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो बच्चे क्वेश्चन मार्क वही बच गया, आपने को नहीं पता कि मैंने कौन सा कॉइन फेंका है कौन सा नहीं फेंका। तो वन बाय वन हमें सभी से करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सपोज पहला कॉइन चूज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पी ऑफ इवन, फिर हेड आने की प्रोबेबिलिटी मतलब पी ऑफ ए बाय इवन। कहने का मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी व्हेन आई टॉस्ड फर्स्ट कॉइन, इस तरह से। फिर आगे हो सकता है कॉइन अपने ले लेते दूसरे वाला लेंगे तो यहाँ आएगा बेटा पी ऑफ ई टू, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा पी ऑफ ए बाय ई टू के साथ, मतलब वही सेम हेड आने की प्रोबेबिलिटी व्हेन सेकेंड कॉइन इज टॉस्ड। इसी तरह से मैं आगे करूंगा तो पी ऑफ ई थ्री और मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा पी ऑफ ए बाय थ्री, ए थ्री मतलब मेन तो अपने हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ना, तो इसका मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी व्हेन थर्ड कॉइन इज टॉस्ड। अब आप क्या करोगे, वन बाय वन वैल्यूज पुट करोगे बेटा। देखो पी ऑफ इवन का मतलब क्या हुआ, पहला कॉइन मैंने लिया मतलब प्रोबेबिलिटी आएगी 1/3। 3 कॉइन थे, 3 में से मैं एक सिलेक्ट कर रहा हूं। अच्छा ये क्या था, ये था हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अगर मैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो ये बोल रहा है डबल हेडेड है, तो डबल हेडेड है बेटा डेफिनेटली 1, एक हेड ही आएगा तो प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी उसकी, ठीक है ना। चलिए आगे करते हैं। पी ऑफ ई टू का मतलब फिर से 1/3, और अगर मैं बात करूं पी ऑफ ए बाय ई टू की तो बेटा ये बायस्ड कॉइन था। बायस्ड कॉइन में यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो हेड आने की है ना वो 75% है। तो 75% को मैं सॉल्व करूंगा तो 3/4 आ जाएगा मेरे पास। इसी तरह से मैं बात करूं पी ऑफ ई थ्री की, तो पी ऑफ ई थ्री का फिर से 1/3 आना है, और इस बार जो कॉइन था वो अनबायस्ड था। अनबायस्ड का मतलब प्रोबेबिलिटी होती है बेटा 50% हेड की, तो 50% को मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा 1/2। और अगर मैं इस पूरे इवेंट को सॉल्व कर दूं, सॉल्व करके मेरे पास एलसीएम आएगा बच्चे 12 आएगा, और ओवरऑल आंसर आ जाएगा 4 और 3 7 और 2 9, 9/12 मतलब कि 3/4 आएगा इस तरह से। तो अभी तक तो हेड की प्रोबेबिलिटी निकाली है मैंने। मुझे करना क्या है, मुझे देखो क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है, ये देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज द टू हेडेड कॉइन, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है और हेड अपने को अपीयर हुआ है। तो मतलब अपने क्या करते हैं, मुझे फिर से बेस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी बच्चे। तो बेस थ्योरम मैं अप्लाई करता हूं, देखो देखिएगा, जब मैं बेस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो मुझे थ्योरी क्या लिखनी है, मुझे थ्योरी लिखनी है इफ हेड अपीयर्स, अगर हेड आया आपके पास then probability that we toss two-headed
कॉइन, ये बोला है उसने फाइंड करने के लिए। तो मतलब देखो ये बोल रहा है हेड अपीयर्स, हेड अपीयर हुआ है तो मतलब ये गिवन है, गिवन है तो मतलब नीचे आएगा। और 2 हेडेड कॉइन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो मतलब इवन ऊपर आएगा। फॉर्मूला बेटा वही है, लाइक आउटकम ओवर टोटल आउटकम। तो देखो आप, ये था 2 हेडेड वाला, ये तो हो गया हमारा लाइक आउटकम और ये हो गया हमारा टोटल आउटकम। तो ऊपर तो मैं लिख देता हूँ 1/3, नीचे मैं लिख देता हूँ 3/4। आंसर आ जाएगा बेटा 4/912। ठीक है ना। तो इस तरह से आप बेस थ्योरम अप्लाई करते हो या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम अप्लाई करते हो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कम ऑन टू दिस क्वेश्चन। सबसे पहले अपने डिस्कस करते हैं दोबारा उसी चीज पर। देखो यहां पर आपको 2 चीजें दिख रही हैं, 2 नहीं सॉरी 3 चीजें दिख रही है। एक तो स्कूटर दिख रहा है, एक आपको कार दिख रही है और एक आपको यहां पर दिख रहा होगा ट्रक। तो मतलब 3 चीजें हैं। तो दोबारा मेरे पास इवेंट्स कितने हुए, मेरे पास 3 इवेंट हो गए बेटा। फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड, एज वेल दिस वन इज थर्ड। ये 3 इवेंट हो गए। यहां मैं 1 बाय 1 लिख देता हूं। सबसे पहले E1 की मैं बात करूं, दिस इज अ स्कूटर ड्राइवर, इट इज अ स्कूटर ड्राइवर। फिर मैं E2 की बात करूं, दिस इज अ कार ड्राइवर। फिर मैं E3 की बात करूं, दिस इज अ ट्रक ड्राइवर। तो मेरे पास 3 बंदे थे बेटा, तीनों के तीनों मैंने लिख दिए। ठीक है बेटा। अब आगे देखो क्या बोल रहा है भाई, उनमें से एक्सीडेंट हो जाता है, किसका होता है ये कुछ नहीं दिया हुआ है ना। ये देखो यहां पे लिखा हुआ है वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। भाई तीनों का इंश्योरेंस किया हुआ है, इसका भी, इसका भी, इसका भी। इसमें से एक पर्सन सिलेक्ट किया जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है ना। तो मतलब एक उसी तरह से सब इवेंट दी हुई है। क्या दी हुई है वो सब इवेंट, वो यहां पर मैं लिखता हूं। देखिए बेटा, सब इवेंट का मतलब ए हो गया ना वो, तो मैं यहां पर ए भी ड्रॉ कर देता हूं। देखिए बच्चे, ये मैंने ड्रॉ कर दिया ए। ठीक है। इस ए की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है एक्सीडेंट, या ऐसे लिख देता हूं मीट एक्सीडेंट, है ना। ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था और ये भी हो सकता था। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। समझ गए बात। अच्छा, अब फिर मैं फाइंड आउट करता हूं कि मुझे फाइंड क्या करना है एक्चुअली में। देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज अ स्कूटर ड्राइवर। इसके बारे में पूछ रहा है, मतलब फिर से वो किसके बारे में पूछ रहा है बेटा, एक तरह से मेन इवेंट के बारे में। तो अगर वो मेन इवेंट के बारे में पूछ रहा है, दोबारा आपको कौन सी थ्योरम लगानी पड़ेगी, बेस थ्योरम लगानी पड़ेगी। और अगर आप बेस थ्योरम लगाओगे तो उससे पहले आपको टोटल तो लगानी ही लगानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से दोबारा। देखिए, सबसे पहले मैं यहां पे थ्योरम अप्लाई करता हूं, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग मैं क्या फाइंड करूंगा बेटा, इसके अकॉर्डिंग मैं इस सब इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा, है ना। लेट मी फाइंड द प्रोबेबिलिटी। मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ड्राइवर मीट्स द एक्सीडेंट, कि ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब आई एम कैलकुलेटिंग पी ऑफ ए एक्चुअली, है ना। तो जब मैं पी ऑफ ए कैलकुलेट करता हूं, पी ऑफ ए कैलकुलेट करूंगा तो सबसे पहले मैं आता हूं स्कूटर ड्राइवर पर। मतलब मैं लिखता हूं पी ऑफ E1। स्कूटर ड्राइवर में आने के बाद मैं यहां पे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मीट एक्सीडेंट ऑफ अ स्कूटर ड्राइवर, ऐसे। फिर मैं आऊंगा बेटा इसी तरह से कार ड्राइवर में, मतलब पी ऑफ E2। यहां पर मैं लिखूंगा पी ऑफ ए बाई E2। फिर इसी तरह से बेटा अपने आएंगे पी ऑफ E3 में, फिर यहां लिखूंगा पी ऑफ ए बाई E3। ठीक है बेटा। चलो 1 बाय 1 मैं इनकी प्रोबेबिलिटी भी लिखता हूं। भाई
स्कूटर कितने हैं, यहाँ लिखा हुआ है देखो 2000 स्कूटर ड्राइवर हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो बेटा 2000 ओवर 12,000 आ जाएगी, मतलब ये हो गया 1/6 आई थिंक, है ना। फिर इसी तरह से ये जो कार ड्राइवर हैं ये 4000 है, तो मतलब 4000 बाय 12,000, ये हो गया 1/3। और इसी तरह से ये वाले जो हैं वो 6000 है ट्रक ड्राइवर, तो 6000 बाय 12,000, दिस बिकम प्रोबेबिलिटी इज 1/2। तो दिस इज P of E1, दिस इज P of E2, दिस इज P of E3। तो मैं 1/1 वैल्यू पुट करता हूं बेटा। P of E1 की वैल्यू 1/6 आई हैव। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट व्हेन ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, तो यहां पर दी हुई है साफ साफ, देखो ये रही 0.01, तो लिख देता हूं 0.01। P of E2 का मतलब आ गया बेटा 1/3 अगेन, तो ये भी अपने को दी हुई है प्रोबेबिलिटी, देखो 0.03, ये भी अपने पास है 1/3, ये भी गिवन है बेटा 0.15, ये लीजिए 0.15। अब मुझे क्या करना है, मुझे लेना है एलसीएम। एलसीएम आएगा बेटा 6, तो जब 6 एलसीएम आएगा तो मतलब अपने पास बन गया 0.01, तो एक आ गया, 0.06 एक आएगा, मतलब कि 0.07 हो गया, 0.07 और 0.3 एक आएगा, तो मतलब 0.37। समझ गए बेटा। पॉइंट रिमूव करूंगा तो नीचे 100 आ जाएगा, ये पॉइंट आप यहां से रिमूव कर दीजिए, इस तरह से हो गई प्रोबेबिलिटी। चलो, लेकिन हमसे पूछा ये नहीं हुआ, हमसे क्या पूछा है, द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, लिखता हूं मैं यहां पे बेटा, क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द बेस थ्योरम एक्चुअली। तो अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम व्हाट वी नीड टू फाइंड, वो बोलता है इफ ड्राइवर मीट्स द एक्सीडेंट देन प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, ऐसा बोला है बेटा उसने। मतलब डायरेक्ट अपने को पता लग रहा है कि ही इज आस्किंग अबाउट द मेन इवेंट, तो मतलब मीट एक्सीडेंट मतलब ए नीचे आ गया और स्कूटर ड्राइवर मतलब E1 ऊपर आएगा, जिसकी फाइंड कर रहे हैं वो ऊपर, जो गिवन है वो नीचे, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस इज अवर लाइक आउटकम बेटा, बिकॉज ये स्कूटर ड्राइवर के लिए लिखा था मैंने, और ये हमारा है टोटल प्रोबेबिलिटी। तो मतलब मैं लिखता हूं 0.01/6 डिवाइडेड बाय 37/600, आंसर आ जाएगा बेटा 1/37। इस तरह से आप इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। मेक श्योर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहा हूँ बेटा, इस कारण तो हो सकता है कोई हल्की फुल्की कैलकुलेशन में मिस्टेक रह जाए, तो आप वो क्लैरिफाई कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा, लेट्स सी नेक्स्ट वन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, तो हो सकता है दोबारा भी रिपीट हो जाए, ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले हमें 2 इवेंट गिवन है, इस तरह से लिख देता हूं मैं 1 बाय 1। जो इवन इवेंट है उसका मतलब है 5 और 6 अपीयर्स ऑन द डाई, और जो E2 आपको गिवन है बेटा, वो गिवन है 1, 2, 3 और 4 अपीयर्स ऑन द डाई, इस तरह से ये 2 चीजें आपको गिवन है। क्वेश्चन में भी दिखाता हूं, देखो यहां लिखा हुआ है सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई इफ शी गेट्स 5 और 6, एक तो ये हो गया। अच्छा, जब एक इवेंट 5 और 6 है तो डेफिनेटली दूसरी कौन सी होगी, 1, 2, 3, 4 वाली होगी। तो ये ही दोनों इवेंट्स मैंने यहां पर लिखी हैं, समझ गए। अच्छा चलो, और भी कुछ लिखा हुआ है वो भी पढ़ते हैं। वो बोलता है शी टॉसेस अ कॉइन
3 टाइम्स। वो बोलता है कि अगर 5 और 6 आया है ना तो वो कॉइन को 3 टाइम्स थ्रो करती है। 3 टाइम्स का मतलब बेटा ये वाले आउटकम बनेंगे, देखो एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, फिर टी एच एच, फिर अपने पास आएगा बेटा टी टी टी, फिर अपने पास आएगा टी टी एच, फिर आएगा टी एच टी और लास्ट आएगा एच टी टी, है ना। ये वाले आउटकम बनेंगे। चलो ठीक है, फिर वो आगे पढ़े क्वेश्चन। देखो आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो अपने को पता लगता है कि इफ शी गेट्स 1 2 3 और 4, मतलब ये वाला इवेंट, देन शी टॉसेस अ कॉइन वंस, तो वो कॉइन को एक बार फेंकती है। अच्छा बेटा, जब एक बार फेंकेगी तो डेफिनेटली या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर लिखा है ना ये वाला, इस चीज़ को आप ध्यान रखें अलग से। ये चलिए आगे चलते हैं बेटा। फिर वो बोलता है नोट्स वेदर अ हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड। देखो वो क्या नोट करती है, एक हेड को नोट करती है, मतलब पहले ये दोनों हुई, दोनों होने के बाद उसने ये वाला काम कर लिया अपना कॉइन फेंकने वाला, फिर वो हेड को नोट करती है। मतलब वही चीज ए इवेंट आपको गिवन है। क्या गिवन है ए इवेंट? इस तरह से कुछ गिवन है बेटा, यहां पर अपने को एक इवेंट गिवन है, दैट इज ए। ये देखो ये ए इवेंट गिवन है और इस ए इवेंट का मतलब क्या है, सिंगल हेड या अ हेड भी लिख सकता हूं, सिंगल हेड अपीयर ऑन द कॉइन, इस तरह से बेटा। अच्छा अब देखो, सबसे पहले अपने इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो मैं लगाता हूं यहां पर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, क्योंकि वो तो लगानी है, देखो ये तो श्योर है। तो यहां पर मैं लगाता हूं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो जब मैं टोटल प्रोबेबिलिटी की थ्योरम की बात करूंगा तो मुझे ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो मैं यहां पे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अपीयर्स। हेड अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है, मतलब मैं पी ऑफ ए फाइंड कर रहा हूं। तो सबसे पहले ये होगा, मतलब मैंने लिखा पी ऑफ इवन। अच्छा फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा बेटा पी ऑफ ए बाई इवन। इसी तरह से पी ऑफ ई टू, मतलब ये भी हो सकता था, यहां लिखूंगा पी ऑफ ए बाई ई टू। चलिए बच्चे प्रोबेबिलिटी निकालता हूं मैं 1 बाय 1। पी ऑफ इवन की मैं बात करूं, 5 और 6 आ रहा था ना, प्रोबेबिलिटी हो गई बेटा 2 बाय 3। ये लीजिए। अच्छा सिंगल हेड की बात कर रहा है ना वो, तो नीचे देखो 8 आउटकम है ये वाले, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें सिंगल हेड कहाँ आ रहा है, ये देखो ये वाला सिंगल हेड है बेटा, ये वाला सिंगल हेड है और ये वाला भी सिंगल हेड है, तो 3 है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी होगी 3 बाई 8। अगर मैं पी ऑफ ई टू की बात करूंगा तो यहां से आ जाएगा बेटा 4 बाय 6, और यहां पर मैंने गलत लिख दिया 2 बाय 6 है बेटा, ये सही कर लेना 2 बाय 6। अच्छा यहां से आ जाएगा 4 बाय 6, तो मतलब मैंने लिखा 4 बाय 6 मल्टीप्लाई बाय। अगर मैं पी ऑफ ए बाई ई टू की, मतलब सिंगल हेड, तो सिंगल हेड एक ही बार आ रहा है और टोटल 2 है, तो 1 बाय 2। अगर मैं इसका आंसर फाइंड करूं बेटा, 8 6 48 एलसीएम आएगा इसका। फिर 48 एलसीएम आने के बाद 6 तो 1 बच गया और 16 1 हो गया, तो मतलब कि 22 बाय 48 यानी कि 11 बाय 24 आ गया। लेकिन अपने को क्या पूछा है, अपने को तो ये पूछा है दैट शी थ्रू 1 2 3 4 विद द डाई, मतलब डाई पर 1 2 3 4 आना चाहिए, मतलब शी इज आस्किंग फॉर द मेन इवेंट। तो जब कभी भी मेन इवेंट की बात होगी तो अपने कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, हम बेस थ्योरम यूज करेंगे। नाउ वी हैव टू अप्लाई बेस थ्योरम। तो मैं क्या लिखूंगा, इफ हेड अपीयर्स, अगर हेड आया है, देन प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू व्हाट 1 2 3 और 4 लिखूंगा क्या, देखो हेड अपीयर्स मतलब ये गिवन है, तो ए नीचे और E2 आएगा ऊपर, बिकॉज इसकी बात कर रहा है बेटा वो, इसकी
है ना। तो मतलब लाइक आउटकम इस बार अपना ये वाला है और टोटल ये रहा। तो मैं लिखता हूँ 4/12 ओवर 11/24, दिस बिकम 8/12, तो 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से बेटा ये वाले क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करने हैं। चलिए लास्ट वन क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस वन इज योर लास्ट क्वेश्चन। कैसे करोगे? सेम वही तरीका, पहले आपको 2 इवेंट देखने हैं। देखो समझाता हूं मैं 1 by 1। ये बोलता है अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ आर डायमंड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। देखो बेटा, सबसे पहले आप वही इवेंट, मेरे पास 2 इवेंट है, ये लीजिए, ये 2 इवेंट है। जो इवन है आपका लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, और जो E2 है आपका लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड। ये हो गई 2 इवेंट, ठीक है बेटा। फिर वो बोलता है फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड द फाउंड टू बी रेड। मतलब कि सिमिलरली पहले की तरह ही आपको इस बार भी एक सब इवेंट दे रखी है। वो सब इवेंट क्या है वो देखिए। बच्चे ये जो सब इवेंट है वो आपको दे रखी है कि ये लीजिए, ये सब इवेंट लिखी हुई है ड्रॉन 2 कार्ड्स आर डायमंड। बट एक चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये है बेटा, ये जो कार्ड्स आपको निकालने हैं ना, ये आफ्टर लॉस्ट द कार्ड निकालने हैं, आफ्टर द कार्ड इज लॉस्ट, उसके बाद आपको निकालने हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो अगर मैं इनकी प्रोबेबिलिटी भी आपको बता दूं, देखो लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, डायमंड की प्रोबेबिलिटी होती है बेटा 13/52, मतलब आंसर आएगा 1/4 किसका, P of E1 का। और अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा, लॉस्ट कार्ड इज नॉट द डायमंड, मतलब 39 कार्ड डायमंड नहीं होते, तो आंसर आएगा 3/4। किसकी वैल्यू है ये, P of E2 की। समझ गए? अब अगर मैं यहां पर यूज करता हूं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को, मैं अगर यूज करता हूं किसको, मैं यूज करता हूं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन 2 कार्ड्स आर डायमंड। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मामला टिपिकल सा हो सकता है थोड़ा सा इसमें। देखो सबसे पहले इस पर एंटर किए, मैंने बोल दिया कि कार्ड लॉस्ट हो गया, किसका लॉस्ट हो गया, डायमंड का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/4। समझ गए? ध्यान रखना, डायमंड का कार्ड लॉस्ट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद मुझे 2 कार्ड निकालने हैं, वो दोनों के दोनों कार्ड होने चाहिए बेटा डायमंड के। तो अच्छा देखो, वैसे आपके पास क्या होता है, जनरली अपने पास होते हैं 13 डायमंड, 13 डायमंड होते हैं अपने पास, टोटल कार्ड्स होते हैं 52। अब जब एक कार्ड लॉस्ट हो जाएगा तो बेटा बचेंगे कितने, 12, क्योंकि डायमंड का खोया है, और ये बच जाएंगे 51। तो मैं जब कार्ड निकालूंगा उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 12/51। फिर मैं दूसरा कार्ड निकालूंगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 11/50। समझ गए? अगर मैं बात करूं, नहीं समझ में आ रहा हो, नहीं पता लग रहा हो, तो फॉर्मूला ऐसा कुछ था, यहां लिख देता हूं, P of E1 था, P of A/E1 था। इसका मतलब P of E1 का लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, इसका मतलब था ड्रॉन 2 कार्ड आर डायमंड इफ लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। ध्यान रखना, तो अगर डायमंड का कार्ड खोगा तो क्या होगा, टोटल 13 डायमंड थे पहले, फिर 52 कार्ड्स थे, अपने को पता था, डायमंड खो गया, बचे 12,
और टोटल बच गए 51। इसमें से मुझे क्या करना है, इसमें से मुझे 2 डायमंड निकालने हैं। तो मैंने ये 2 डायमंड निकाल लिए। प्लस अच्छा, अगर लॉस्ट कार्ड डायमंड का नहीं है मतलब 3/4 आ जाएगा यहाँ पे। और प्रोबेबिलिटी जब मैं ये वाली निकालूंगा बेटा, भाई वो कह रहा है लॉस्ट कार्ड डायमंड का नहीं है, लेकिन लॉस तो हुआ था ना। तो मतलब हुआ क्या, इस बार ये केस बना कि 13 तो डायमंड पूरे थे, लेकिन कार्ड कोई तो खोया, इसलिए ये रह गए 51 कार्ड्स। तो जब मैं 2 कार्ड निकालूंगा डायमंड के तो 13 में से निकलेंगे बेटा 13/51 मल्टीप्लाई बाय, अगला निकालोगे तो 12/50। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मतलब हमारे पास आंसर क्या आया, 12 × 11 प्लस 3 × 13 × 12 और डिवाइडेड बाय अपने पास आ जाएगा 4 × 51 × 50। ये लीजिए बेटा, ये प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी। और अगर मैं बात करूंगा किसकी, मुझे सपोज ये बोल दिया गया इफ ड्रॉन कार्ड, ड्रॉन 2 कार्ड्स एक्चुअली, ड्रॉन 2 कार्ड्स आर डायमंड, बोला भी हुआ है, देखो आप, मैं बताता हूं आपको। ड्रॉन कार्ड्स आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड। लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो मेन इवेंट की। मतलब आपको जरूरी है कौन सी थ्योरम अप्लाई करनी, हमें जरूरी है बेस थ्योरम अप्लाई करनी। ठीक है, तो इफ ड्रॉन 2 कार्ड्स आर डायमंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड, लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड, ये बोला है बेटा उसने क्वेश्चन में। तो क्या करोगे, ये वाला तो हो गया आपका लाइक आउटकम, ये रहा, और ये आपके पास आएगा टोटल आउटकम। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी बच्चे P ऑफ E1/A की। ये एक सिंगल क्वेश्चन है जिसमें वैल्यू आपको खुद फाइंड करनी है ना। तो इस तरह से बेटा आपको ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो करने हैं। होप आपको ये अच्छे से थ्योरम समझ में आई होगी दोनों, कि कब कौन सी यूज़ करनी है और कब कौन सी नहीं यूज़ करनी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।